am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our प्रीवियस चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। प्यारे बच्चे, कोलिजन थ्योरी के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा ये पार्ट है जो कि आपका करेंटली सेशंस में देखा जाए तो बोर्ड में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट बच्चे आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके फ्यूचर में अगर आप केमिस्ट्री लेते हो, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करते हो, पीजी केमिस्ट्री में करते हो या फिर रिसर्च केमिस्ट्री में करते हो, तो ये कोलिजन थ्योरी आपके फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है और कोलिजन थ्योरी से आपके इसके बेस की शुरुआत होती है। तो आपका बेस अड्डा 24/7 स्कूल कभी भी वीक नहीं छोड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोलिजन थ्योरी का मैंने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है आपके लिए, क्योंकि बच्चे अगर आप भविष्य में केमिस्ट्री के लिए कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें या फिर हायर डिग्री में केमिस्ट्री लोगे तो ये कोलिजन थ्योरी आपको याद आएगी और ये बेस आपका हमेशा साथ देगा। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और साथ में सेशन को शुरू करें उससे पहले एक बार जितना मैंने ऊपर पढ़ा दिया है उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, यानी हमारे लेक्चर नंबर 1 की, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस तरह से निकाला जाता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। उससे भी पहले अगर बात की जाए चैप्टर के नेम की, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स की, तो गाइस केमिकल काइनेटिक्स हमको फीजिबिलिटी के बारे में बताता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बारे में फीजिबिलिटी, और फीजिबिलिटी के बारे में हमको पता कैसे चलता है, तो उसके लिए हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनामिक्स में एक अपना यूनिक स्टेट पढ़ा था, एक यूनिक वर्ड पढ़ा था जो था आपका फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, डेल्टा जी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो फंक्शन है, स्टेट फंक्शन आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ये आपके फीजिबिलिटी के बारे में बताता है। प्यारे बच्चे, कैसे बताता है ये आप सोचो। देखो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू है ना, अगर डेल्टा जी जो कि आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है, गाइज हमारी जो एनर्जी होती है दो तरीके की होती है, एक होती है यूज़फुल एनर्जी और एक होती है वेस्ट एनर्जी। तो जो आपकी यूज़फुल एनर्जी होती है, जो आपकी एक्स्ट्रा में से यूज़फुल की गई एनर्जी होती है, फिर वेस्ट एनर्जी में से जो यूज़ की गई एनर्जी होती है, वो आपकी गिव्स फ्री एनर्जी कहलाती है, जो कि आपको फ्री में मिली होती है। तो बस उसी गिव्स फ्री एनर्जी से हमको फीजिबिलिटी का पता चलता है, किसी रिएक्शन की फीजिबिलिटी का पता चलता है। अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू, अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। यानी कि अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। वहीं पर अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव में है, इसका मतलब आपकी डेल्टा जी जो वैल्यू है ये निगेटिव में होगी और आपकी रिएक्शन फीजिबल होगी। नेक्स्ट गाइज, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है, यानी कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, समझ जाना आप लोग। क्लियर गाइज? ये 3 टर्म्स आपकी फीजिबिलिटी के बारे में बताते हैं, यानी कि आपके डेल्टा जी की वैल्यू फीजिबिलिटी का पूरा एक्सप्लेनेशन देती है और फीजिबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स हमको केमिकल काइनेटिक्स से पता चलते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, या फिर किस तरीके से आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो गाइज हमेशा ध्यान रखना, हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक तो होती है फास्ट, जो बहुत तेजी से होती है, एक होती है स्लो, और लास्ट एक होती है मॉडरेट। राइट? तो देखो, मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल की अगर बात करें तो इन्वर्जन ऑफ शुगर केन शुगर। ठीक है। नेक्स्ट, स्लो की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक। फास्ट की अगर बात करें, फास्ट रिएक्शन की, तो आपके आयनिक सॉल्यूशन या फिर आयनिक रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो सारे आपके फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो ये तो हो गए रेट की बात। अब गाइस बात आती है हमारा रेट किस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर हमारा रेट डिपेंड करता है।
और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता कौन सा है? तो गाइज ये भी ध्यान रखना, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। अब बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2 की। प्यारे बच्चे, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताए थे वो पार्ट जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो चलो मैं आपको एक बार इसको भी रिवाइज करा देती हूँ। पहला था कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा था आपका टेम्परेचर, और चौथा था आपका कैटालिस्ट। ये आपके 4 पॉइंट्स थे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ में प्यारे बच्चे इसी सेक्शन में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताया था। किसके बारे में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट सिंगल रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। अगर दो आपके सबस्टेंस पर या फिर रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है तो वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। गाइस, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपके 2 या 3 रिएक्टेंट्स हैं और इन पे आपका केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रही है, यानी कि ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई। प्यारे बच्चे, ऐसी रिएक्शंस कभी भी सिंगल स्टेप में नहीं होती हैं, ये 2 या 3 स्टेप में होती हैं। और जब उन 2-3 स्टेप को एक साथ मिलाकर हम एक रिएक्शन में लिखते हैं तो उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मैंने आपको मॉलिक्युलैरिटी के बारे में भी बताया था। क्या होती है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन? तो मैंने मॉलिक्युलैरिटी के बारे में आपको ये बताया था कि अगर आपकी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन का कोफिशिएंट या फिर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का एडिशन ही आपका मॉलिक्युलैरिटी होता है। क्या होता है? एडिशन ही आपका मॉलिक्युलैरिटी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, जिसे हम हिंदी में अभिक्रिया की कोटि भी कहते हैं। ध्यान आ रहा है आपको? अब गाइस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करें तो इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में प्यारे बच्चे हम लोगों ने जितने भी आपके ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, ये सभी डिस्कस किया है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसका डेरिवेशन कैसे आता है, उसका रेट कांस्टेंट कैसे आएगा, और इस रेट कांस्टेंट से आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू कैसे निकालोगे, साथ में उनके यूनिट्स आप कैसे लिखोगे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन में डिस्कस की थी। क्लियर? नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ इक्वेशन। ऐसी रेट ऑफ इक्वेशंस, ऐसी रिएक्शन जो कि आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। राइट? तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इस सेक्शन में डिस्कस करी थी। अब लास्टली बच्चे बात कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज़ कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन? प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो कभी भी ऐसे नहीं होती कि 2 रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और आपका फटाफट से प्रोडक्ट बन गया। वो अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट को, अब अपने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं और तब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर आपका रिएक्टेंट वर्क कर रहा है, किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कर रहा है, किसी मेटेलिक सरफेस पर कर रहा है, अलग अलग पोजीशन में कर रहा है, तो वो अपनी अलग अलग रिएक्शंस दे रहा है। इस टाइम पर आपके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल, आपके कैटालिस्ट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं। क्या होता है? उनका कोलिजन होता है। अब वो कोलिजन कितना फास्ट है, कितना स्ट्रांग है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को बताता है। यानी कि जितना हाई कोलिजन एनर्जी, कोलिजन उतना ज़्यादा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, उतनी ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और मॉलिक्यूल के कोलिजन पर आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है।
क्लियर। और इसी थ्योरी को हम लोग कोलिजन थ्योरी कहते हैं, जो कि आपके आने वाले बड़े क्लासेस की फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको आपका बेस आपको यहीं से क्लियर करना होगा। चलिए बच्चे, अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर, जब ये आपका सारा कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा। प्यारे बच्चे, फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक को मैं पढ़ना शुरू करूं या फिर समझाना शुरू करूं, उससे पहले मेरी कुछ बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो कि आपकी कोई रिएक्शन हो रही है ए और बी, और ये आपके प्रोडक्ट बना रहा है सी। तो इनके ए और बी का जो बीकर में कोलिजन है, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बताएगा। यानी कि अगर बात करें एक्टिवेशन एनर्जी की, तो ये अचानक से जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को, और ये आपके फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को, और ये आपके रिएक्टेंट को शो करता है। क्लियर। ये मैंने सिंपल सा बना दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहूँ तो इस तरीके से बना सकती हूँ। जस्ट अ मिनट। यस, दिस। ठीक है, तो ये आपके रिएक्टेंट को, ये आपके प्रोडक्ट को शो करता है। और ये आपकी जो हाईएस्ट पीक होती है, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका कोलिजन होता है। प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, आर्हीनियस एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम लोगों ने कई जगह यूज़ किया है, आपके इक्विलिब्रियम में, थर्मल में, हमारे केमिकल काइनेटिक्स में। अब फाइनली कोलिजन थ्योरी में भी आर्हीनियस थ्योरी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया गया। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखे हैं। थ्रू आर्हीनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर द वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, है ना। मैंने क्या बोला कि हमारी आर्हीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो बहुत सारे रेंजेस, बहुत जगह पर आपकी प्रयोग की गई है, साथ में कोलिजन थ्योरी में भी, विच वॉज डेवलप्ड बाय मैक्स स्टॉल्स विलियम लुइस इन 1968। आपके मैक्स स्ट्रॉस ने और साथ में विलियम लुइस ने एक एक्सपेरिमेंट किया और आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से कोलिजन थ्योरी बनाई। और उन्होंने क्या प्रोवाइड किया? अ ग्रेटर इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक मैकेनिक एस्पेक्ट ऑफ द रिएक्शन। उन्होंने इस केमिकल रिएक्शन का एक मैकेनिकल एस्पेक्ट सामने रखा, एनर्जेटिक एंड मैकेनिकल एस्पेक्ट सामने रखा। यानी कि उन्होंने केमिकल एनर्जी को पूरा उसका अर्थ ही बदल के रख दिया, है ना, उसको पूरा अपने मैकेनिकल वे में ही समझा दिया। और उस मैकेनिकल वे में उन्होंने ये समझाया कि जब आपके मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, जब उनका कोलिजन होता है, तो जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन होता है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वो आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का इंक्रीजमेंट को शो करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और ये आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। क्या है ये थ्योरी? चलो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एज्यूम टू बी अ हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको हमने हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम कर लिया, ठीक है। एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। और हमारी रिएक्शन कब आपकी सामने आ रही थी? जब आपके ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, और कोलाइड करने पर क्या बना रहे थे? आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। क्लियर। इस कोलिजन थ्योरी में हम लोगों ने रिएक्टेंट को एक बड़ा स्फीयर की तरह इमेजिन कर लिया और इन्हें एक दूसरे से कोलाइड कराया। क्लियर। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है आपका, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? पर सेकेंड, एक सेकेंड में किए गए कोलिजन की संख्या को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर। Next, another factor which affect the chemical reaction is activation energy। एक दूसरा आपका फैक्टर है जो कि केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है गाइस, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। वो मिनिमम एनर्जी जिस पर आपका कोलिजन एक्टिवेट होता है या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेडी होता है, उस पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, कोई आपकी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है,
जिसमें आपके ए और बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब मैं कहूँ कि गाइस इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, तो हम आर्हीनियस की रिएक्शन हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। z यहाँ पर क्या है? z आपकी फ्रीक्वेंसी है। देखो z क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना। क्या है? z है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और हम बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट ए और बी की। किसकी? सबस्ट्रेट ए और बी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम जेड ए बी से शो कर सकते हैं ना, है ना। तो बस रेट किसके बराबर होगा? जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। और ये हमारी क्या है? एक आर्हीनियस इक्वेशन है। क्लियर? यहाँ पर ए बी आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, रिएक्टेंट्स के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। वहीं पर ए और बी और ई ए आर टी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? विद एनर्जीज इक्वल टू द ग्रेटर देन ई ए। एक एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कंपेयरिंग द आर्हीनियस इक्वेशन। जब आप आर्हीनियस इक्वेशन का कंपेयर करते हो तो हम क्या कह सकते हैं? A इज रिलेटेड टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। आपकी जो A है वो किससे रिलेट करती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेट करती है। क्लियर? इक्वेशन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट fairly accurately for the reaction that involve atomic species or simple molecule but the complex molecule, right? मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आपके इक्वेशन की बात की जाए या फिर आर्हीनियस इक्वेशन की बात की जाए तो वो आपके रेट कांस्टेंट के वैल्यू को फेयरली एक्यूरेटली शो करती है। किसके लिए? जो भी आपके एटॉमिक स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहा है या फिर सिंपल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है या फिर अगर आपके कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो। बट फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट डेविएशन आर ऑब्जर्व्ड। बट गाइस जब भी आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी इस रेट कांस्टेंट में या फिर इस इक्वेशन में डेविएशन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? एग्जाम्पल के लिए देखो, क्या है आपका एग्जाम्पल? मैंने आपके सामने मेथेनॉल का एग्जाम्पल दिया है। जरा एक सेकेंड को आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। क्या है? मेथेनॉल फॉर्म ब्रोमोमीथेन डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज सोन बिलो। इसमें क्या है? जो आपका मेथेनॉल है और जो ब्रोमोइथेन है ये आपके रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पर आपका डेविएशन होगा। हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, डेविएशन देखने को मिलेगा। सी हियर, देखो मेथिल ब्रोमाइड आपके OH आयन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? मेथेनॉल और ब्रोमाइन आयन बना रहा है। अब गाइस ये आपका मिथाइल ब्रोमाइन जब OH आयन से रिएक्शन करेगा तो डेविएशन दिखाएगा, यानी कि दो तरीके की रिएक्शंस दिखाएगा। पहली रिएक्शन क्या दिखा रहा है कि अगर आपका यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो ओरिएंटेशन हो गया। पहला डेविएशन क्या ओरिएंटेशन हुआ कि आपका ब्रोमाइन इनको इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर रहा है, OH आयन आपका मूव हो गया और आपके कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। दूसरे कंडीशन में एक और डेविएशन हुआ और ये प्रॉपर डेविएशन था गाइस। इसमें आपका इंटरमीडिएट बना, ब्रोमाइन आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, इंटरमीडिएट बना और बनने वाला प्रोडक्ट आपका एल्कोहल आया। क्या आया? एल्कोहल आया। तो आपने क्या देखा कि जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आते हैं हमारे रिएक्शन में डेविएशन देखने को मिलता है। तो ये आपका पिक्चर क्या शो कर रहा है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन को शो कर रहा है। किसके लिए? जब आपका मेथेनॉल और ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमीन या फिर आपके ब्रोमोमीथेन बोल सकते हो, रिएक्शन करते हैं तो आपके दो ओरिएंटेशन देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर ओरिएंटेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इम्प्रॉपर में कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। अब देखो, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। जबकि अगर बात करें इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की तो इसमें क्या होगा? आपका न्यूक्लियोफाइल बाउंस हो जाएगा, है ना,
बाउंस बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल बाउंस हो गया, क्लियर, एंड नो प्रोडक्ट आर फाउंड, और जिससे आपके किसी भी तरीके के कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्लियर। इतने में कोई डाउट तो नहीं है गाइस? अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, टेक योर 1 सेकेंड, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्लियर। ये है आपका इम्प्रॉपर पोर्शन, ये है आपका प्रॉपर पोर्शन। नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, अगर बात की जाए इफेक्टिव कोलिजन की, तो गाइस एक अनदर फैक्टर होता है आपका पी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, जिसे हम स्टेरिक फैक्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। किससे? स्टेरिक फैक्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। बात की जाए कोलिजन थ्योरी की, तो प्यारे बच्चे कोलिजन थ्योरी में जो आपका स्टेरिक फैक्टर है या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ये आपका रेट को एक्सप्लेन करेगा। यानी कि आपका रेट किसके बराबर होगा? आपकी जो आपका आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को लिखा है, उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा PZAB/EA/RT, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कोलिजन थ्योरी है एक्टिवेशन एनर्जी में, ये आपके प्रॉपर और इम्प्रॉपर मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करती है। यानी कि अगर बात की जाए आपके आर्हेनियस इक्वेशन की, तो उसमें जब भी आपका कोलिजन होगा तो मैक्रोमॉलिक्यूल के लिए डेविएशन देखने को मिलेगा, और ये डेविएशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो ओरिएंटेशन को शो करता है। यानी कि अगर बात की जाए क्राइटेरिया की या फिर इफेक्टिव कोलिजन की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका इफेक्टिव कोलिजन वो होगा जहां पर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो, जबकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन वो होगा जहां पर आपका स्पीसीज बाउंस बैक हो रहा हो, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, कोलिजन थ्योरी आल्सो हैज सर्टेन ड्रॉबैक एज इट कंसीडर्ड एटम। अब जो आपके कोलिजन थ्योरी है कुछ ड्रॉबैक भी रखते हैं। क्या क्या ड्रॉबैक है? कि मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर इग्नोर देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। जो हमने स्टार्टिंग में कोलिजन थ्योरी के लिए मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट को एक हार्ड स्फीयर माना था, तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी एक्चुअली जो आपका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उस रिएक्टेंट का, उसको इग्नोर कर रहा है। तो ये आपका इस कोलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक है, क्लियर। बाकी अगर बात की जाए क्राइटेरिया की, तो आपके कोलिजन थ्योरी आपके इफेक्टिव कोलिजन के बारे में एक्सप्लेन करता है, साथ में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताता है, जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन का परफेक्टली आइडेंटिफिकेशन देता है। क्या होता है वो आपका होता है रेट इज इक्वल टू PZAB/EA/RT, और यहाँ पर अगर P की बात की जाए वो आपकी होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वहीं पर अगर Z की बात की जाए तो Z आपका होता है फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिख दो उसको डायरेक्ट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। E आपकी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, R आपका होता है गैस कांस्टेंट, T आपका होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये गाइज आपका हो गया कोलिजन थ्योरी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एक बेसिक जो कि आपके एनसीईआरटी का टर्म है। जैसे जैसे आप बड़े सेक्शन में, बड़े क्लासेस में जाएंगे, आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टेड है। तो चलिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पर हमारा कोलिजन थ्योरी समझ में आ गया होगा, खत्म हो चुका है हमारा टॉपिक। प्यारे बच्चे, अभी आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है हमारे साथ, यानी कि ADA 24/7 स्कूल के साथ। तो चलिए बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।